Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we will be discussing the continuation part of Central Council of Ministers. चैप्टर 20 है, ये 20.2 है। इससे पहले की वीडियोस आर इक्वली इम्पोर्टेंट, तो जाइए प्लेलिस्ट में है अवेलेबल सारी वीडियोस एंड यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस बिकॉज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एक कंटिन्यूटी का होना डेफिनेटली इट इज़ द कंपल्सरी थिंग. And there is also a separate class of mine that is based on economy, Indian economy करके एक सीरीज़ है. 57 आवर्स का ये टोटल कोर्स है एंड आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी इनटू दिस. इसको भी देखिए, PDF भी है ताकि आपको नोट की तरह आप इसको यूज़ कर सके. सो PDF इज़ ऑल्सो अवेलेबल. सो एंड आई थिंक रिविजन is one of the most important aspect of UPSC examination, civil services examination, या फिर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहा है. So what is the occasion you are waiting for? Go and watch that videos also, those videos also, Indian economy. If you are new to this channel and if you haven't subscribed my channel yet, so please, it is a humble request that subscribe my channel. It will be beneficial to you because you will basically, after pressing the bell icon, you will get the notification of every video whenever I upload. So it is important message which I give every time. Let's begin. Point wise हम लोग पढ़ते हैं, तो point wise ही आपको बताऊंगा. And every point is important because मैं वही points रखता हूँ जो बहुत important है. कुछ छोड़ा नहीं है मैंने. In fact नेचर ऑफ एडवाइस देखेंगे कि किस तरीके का होता है. इज इट बाइंडिंग या फिर ऐसे ही है, वही है, मतलब ओनली एडवाइस है या फिर बाइंडिंग भी है. तो नेचर क्या है, नेचर ऑफ एडवाइस जो मिनिस्टर्स देते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो देते हैं, तो इसके लिए आर्टिकल 74 बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द PM and who shall give advice to aid and advise the president in the exercise of his function. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको हेड कर रहा है PM, ये किस लिए है? ताकि ये एड एंड एडवाइस दे सके. एड एंड एडवाइस किसको? प्रेसिडेंट को. इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ये जो काम करते हैं उसके एक्सरसाइज करने के लिए जो इनका फंक्शन है उसके लिए मदद ये लोग देते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो बाइंडिंग वाला है कि नहीं, नेचर क्या है एडवाइस का, तो वो निकल के आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये दोनों एक्ट ने कंफर्म कर दिया कि भाई जो एडवाइस होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर. मतलब इसको ही कैनट बेसिकली इग्नोर दिस एडवाइस. जो एडवाइस आएगा उसके ऊपर काम इनको करना ही पड़ेगा. एंड द एडवाइस इज मोर देन दैट, कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी केस. कोई एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा ये जो एडवाइस होगी उसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता है. मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है इसके ऊपर लागू नहीं होता है. ठीक है. 42nd एंड 44th बोथ आर इम्पोर्टेंट. दोनों ने कंफर्म कर दिया. लेकिन एक चीज़ हुई एक्चुअली, यहाँ पे डिफरेंस है. 44th ने क्या किया कि जो उनका एडवाइस है, प्रेसिडेंट को एक मौका दे दिया कि आपको, आपके पास जो एडवाइस आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसको आप एक बार रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकन्सिडरेशन. रिकन्सिडरेशन के लिए आप एक बार इसको रिटर्न कर सकते हो टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि भाई मुझे लगता है गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, यू शुड थिंक इट अगेन. वैसे केस में दे हैव टू दे हैव टू रिकन्सिडर एंड इफ दे आफ्टर रिकन्सिडरेशन again they tender some advice, then it is binding on the president. तो ये सारी बातें हैं जो कि रिलेटेड है हमारे प्रेसिडेंट के लिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया, उसने हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इवन आफ्टर द डिजोल्यूशन, जब डिजोल्यूशन हो भी जाता है मान लीजिए लोकसभा का, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो काम है वो ख़त्म नहीं होता है. उनका जो ऑफिस है वो सीज नहीं होगा बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी कि भाई आर्टिकल 74 को भी तो मेंटेन करना है. आर्टिकल 74 के हिसाब से प्रेसिडेंट शुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, अपने डिस्क्रिशन पे काम नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर ये है कि डिजोल्यूशन हो गया मान लीजिए लोकसभा का, तब भी
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, इनके एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए है ताकि ये 74 को वायलेट ना करे। मतलब अगर मान लो प्रेसिडेंट अपने से ही काम करने लगे जस्ट बिकॉज कि यार लोकसभा तो है ही नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से रहेंगे, तो वो अपने खुद के डिसीजन लेने लगे, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो जाएगा दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 74। दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी कि इवन आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने उनका जो ऑफिस है वो सीज नहीं होगा, उनका जो एडवाइस होगा वो आता रहेगा, उनका जो एड होगा प्रेसिडेंट को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगेन इन 1974 सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ने बोला कि सेटिस्फेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो उनका कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब अगेन देखिए इस बात से ये निकल के आता है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली तो काम कर ही नहीं सकते, आर्टिकल 74 वाला प्रोविजन हर जगह फॉलो होना है। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट अपने सेटिस्फेक्शन जो दिखाते हैं वो सेटिस्फेक्शन क्या उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन है? नहीं, इट इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सेटिस्फेक्शन काउंसिल का है, इनका पर्सनल कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये अगेन एक पॉइंट। नेक्स्ट है कि अपॉइंटमेंट्स जो है मिनिस्टर्स का वो कौन करता है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो भाई प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दैट डजंट मीन कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाया जाता है जब इलेक्शन होती है और जो मेजोरिटी जो होल्ड कर रहा है, मेजोरिटी पार्टी है, कोई पार्टी है, बीजेपी जैसे एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो, या फिर कांग्रेस, कोई भी मेजोरिटी उनको सीट्स मिला हुआ है, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे। तो अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने का, लेकिन एक प्रोसीजर है उसका। और बात करें कुछ दूसरे मिनिस्टर्स की, तो उनका भी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट ओनली वर्ड याद रखना, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे काम नहीं करते हैं। जब भी मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होना होता है तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस वहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कि दोनों हाउसेस में से किसी का मेंबर नहीं है, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का भी वो मेंबर नहीं है, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर मान लो वो व्यक्ति नहीं है, तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? डेफिनेटली ही कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे बात याद रखिए। बट द मैक्सिमम पीरियड फॉर हिम इज 6 months। विद इन 6 months ही हैज़ टू बिकम ए मेंबर ईदर ऑफ द हाउसेस। या तो वो राज्यसभा का मेंबरशिप ले ले या फिर लोकसभा का मेंबरशिप उसको मिल जाए, दोनों में से किसी में से एक मेंबरशिप उसको लेना कंपलसरी है इफ़ ही हैज़ टू कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर बियॉन्ड 6 months, ठीक है। अब जो इनका मेंबरशिप हो सकता है वो बाई इलेक्शन भी हो सकता है और बाई नॉमिनेशन भी होता है। तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि बाई नॉमिनेशन ही राज्यसभा में उनको मेंबरशिप मिल जाती है और मिनिस्ट्री उनके पास रह जाती है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Ministers who is member of one house of parliament has the right to speak and to take part in the proceedings of other house also। तो ये बात समझिए, मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है जिसका मेंबरशिप राज्यसभा का है, हाउसेस दो हैं, राज्यसभा लोकसभा, प्रोसीडिंग्स दोनों में चलती है, दोनों की अपनी अपनी कार्रवाई चलती रहती है। मान लीजिए ये मेंबर हैं जो कि मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। तो क्या ये लोकसभा में भाग लेंगे? इनका मेंबरशिप है राज्यसभा का, लेकिन ये मिनिस्टर हैं, तो क्या ये लोकसभा में भाग लेंगे? यस, डेफिनेटली ही कैन पार्टिसिपेट इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, बट ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन दिस हाउस ऑल्सो, बट ही विल नॉट वोट इनटू दिस हाउस। मतलब वो जहाँ उनकी मेंबरशिप है वहीं पे वोट करेंगे। अगर राज्यसभा की मेंबरशिप है तो राज्यसभा में जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे ही इज एलिजिबल टू वोट। बट अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है एंड ही इज ए मिनिस्टर तो पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन वोटिंग नहीं देंगे, यहाँ पे वोटिंग का राइट नहीं है, ठीक है। इस बात को समझो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओथ एंड सैलरी जो है मिनिस्टर्स की, इसके पैरेलल्स में कुछ बातें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओथ जो है वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, हमेशा जो इनका ओथ होता है
प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड वो ओथ जो दिलाते हैं उनके ऑफिस का होता है और सिक्रेसी का होता है कि भाई वो अपने जो सीक्रेट मैटर्स है वो उसको लीक आउट किसी भी पर्सन के साथ वो नहीं करेंगे। तो ओथ में लिया क्या जाता है, ही हैज़ टू मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर he has to take oath to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India। तो ये बात है कि भाई देखो दो शब्द हैं यहाँ पे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया का जो डिसीजन है वो इंडिया का ही है, इस पर किसी भी बाहरी देश का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। और भारत जो है वो अपना डिसीजन लेने के लिए सोवरेन है, उस पर किसी की कुछ नहीं चलती है। इंटीग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा। तो ये दोनों का वो लेते हैं ओथ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में सच्ची निष्ठा और सच्चा भाव विश्वास रखने की ओथ लेते हैं। देन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं कि टू फेथफुली एंड कंसाइंशियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, कि अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ वो फेथफुली एंड कंसाइंशियसली करेंगे। नेक्स्ट है ये ओथ लेते हैं टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब बंदे को बराबर समझ के ऑल मैनर में काम करेंगे। एंड बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के। अब ऐसा ना है कि किसी को फेवर करने लगे, किसी से डर जाए, ऐसा नहीं है। एंड अफेक्शन, इल विल, ये सब इनको नहीं होनी है। नेक्स्ट है ओथ ऑफ सिक्रेसी जो होती है, विल नॉट, इसमें लेते हैं जो शपथ लेते हैं वो ये लेते हैं कि दे विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील द मैटर्स, एनी मैटर्स टू एनी पर्सन अनटिल अनलेस कि ये उनकी ड्यूटी हो जाए, कि मतलब रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल एज ए मिनिस्टर इनका ड्यूटी है कि वो बताना है, तभी वो सीक्रेट मैटर रिवील करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 1990 में देवीलाल ने, एक्चुअली देवीलाल हरियाणा से थे और उन्होंने ओथ लिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। इसको चैलेंज कर दिया गया, इसको बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर ओथ ले सकता है, मिनिस्टर्स ओथ ले सकते हैं, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो कैसे इन्होंने ओथ ले लिया, इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड है, जो ओथ लिया है वैलिड है, बिकॉज इन्होंने कोई गलत ओथ थोड़ी लिया है। अनटिल अनलेस ही हैज टेकन अ रॉन्ग ओथ एंड ही इज़ ऑल्सो पार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको वंचित कर सकते हो, ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर जब तक ये ओथ इनका सही मैनर में है, सही चीज़ का ओथ लिया है, तब तक ये वैलिड है, गलत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स की। तो इसका डिटर्मिनेशन अगेन बाय पार्लियामेंट होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। एंड जो सैलरी अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वही मिनिस्टर्स को भी सैलरी दी जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि अलग से इनको कुछ ज़्यादा मिलता है। इनको सम्पचुअरी अलाउंस मिलता है अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, फ्री एकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। 2001 में जो सम्पचुअरी अलाउंस है, मतलब जो व्यय करने का, जो मतलब खर्च करने का जो अलाउंस है, जनरल खर्च करने का अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया फॉर प्राइम मिनिस्टर। पहले 1500 था, 2001 में इसको 3000 पर मंथ कर दिया गया। एक कैबिनेट मिनिस्टर का पहले जो 1000 था उसको 2001 में 2000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। एंड कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसका 500 हुआ करता था, उसको 1000 कर दिया गया पर मंथ। और कोई डिप्टी मिनिस्टर होता था जिसकी 300 सैलरी होती थी, अलाउंस होता था सम्पचुअरी पर मंथ, उसको 600 कर दिया गया। तो ये सारी जानकारी थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फर्दर जानकारी थी। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इनके कुछ और भी टर्म्स है जो हमें देखने हैं, समझने हैं, सोचने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।